3 दिन तक लगातार हुए पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट की तैयारी के बीच पुलिस हर राज आफताब से उगलवा लेना चाहती है। पुलिस को आज कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। पुलिस ने उस हथियार को भी बरामद कर लिया है जिससे श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे, यानी उस मर्डर वेपन आरी को रिकवर कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। श्रद्धा हत्याकांड की जांच जैसे जैसे तेज हो रही है, पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अब उस हथियार को बरामद कर लिया है जिससे आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे। इसके साथ ही पुलिस को श्रद्धा की अंगूठी भी मिली है। ये अंगूठी आफताब ने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को दी थी। जानकारी के मुताबिक आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड भी थी। श्रद्धा की हत्या के बाद वो आफताब के फ्लैट पर भी आई थी, जहाँ फ्रिज में श्रद्धा की लाश के टुकड़े थे। इतना ही नहीं, बेखौफ आफताब ने उसे श्रद्धा की अंगूठी भी गिफ्ट कर दी। पुलिस ने इस अंगूठी को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस को एक और अहम सुराग हाथ लगा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी आफताब पूनावाला ने श्रद्धा की हत्या के बाद मुंबई में उसके दोस्तों से मुलाकात की। आफताब ने उनके सामने झूठी कहानी गढ़ी ताकि श्रद्धा के दोस्तों को कोई शक न हो। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करके दोस्तों से चैट करने के लिए इस्तेमाल किया। उसने श्रद्धा के सिम कार्ड को मर्डर करने के बाद तोड़ दिया था, लेकिन दोस्तों से चैट करता रहा। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों को उसके मर्डर की भनक न लगे। श्रद्धा के परिवार ने 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। आफताब को पहली बार 20 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि उस समय उसके फोन और अन्य गैजेट्स की जांच नहीं की गई थी। इस बीच श्रद्धा का फोन 23 अक्टूबर तक इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जब दूसरी बार आफताब को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने वसई क्रीक इलाके के पास अपना फोन और अन्य सबूतों को खत्म कर दिया। इसके बाद 26 अक्टूबर को मानिकपुर पुलिस ने आफताब का बयान लिया। इस बयान में उसने सिर्फ झगड़े के बाद श्रद्धा के जाने की बात कही थी। इस पूछताछ के बाद आफताब चौकन्ना हो गया। वो दिल्ली वापस आया और उसने सारे सबूत मिटा दिए। इसमें वो हथियार भी शामिल था जिससे श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब का आज भी पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। वहीं आफताब के ड्रग्स एंगल का भी खुलासा हुआ है, जिसमें सामने आया कि फैजल नाम का व्यक्ति आफताब को ड्रग्स की सप्लाई करता था। अब आफताब और फैजल के कॉल रिकॉर्ड्स भी पुलिस खंगाल रही है। फैजल का आफताब के साथ करीबी रिश्ता था। अभी कई राज सामने आने बाकी हैं। पुलिस हर राज आफताब से उगलवा लेना चाहती है, लेकिन शातिर आफताब पुलिस को चकमा दे रहा है। अब पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक 5 दिसंबर को आफताब का नार्को टेस्ट किया जा सकता है। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस को वो हथियार भी मिला जिससे श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे। इसके साथ ही श्रद्धा की अंगूठी बरामद पुलिस ने कर ली है। आपको ये भी बता दें कि आफताब ने यही अंगूठी अपनी नई गर्लफ्रेंड को तोहफे के तौर पर दी थी। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब के फ्लैट पर नई गर्लफ्रेंड पहुंची थी और आफताब ने श्रद्धा के दोस्तों को झूठी कहानी सुनाई ताकि वो खुद को बचा सके। श्रद्धा के मोबाइल फोन से आफताब उसके दोस्तों से चैट करता था, बातचीत करता था। अब 5 दिसंबर को आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। ठीक उससे पहले आज तीसरे दिन पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ है। इसके साथ ही मर्डर वेपन को भी रिकवर कर लिया गया है। आज जहां पर श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में एक और टुकड़े टुकड़े हत्याकांड सामने आया, जिसमें पत्नी और बेटे ने मिलकर अंजन दास के 10 टुकड़े कर डाले और आफताब की तरह ही डीप फ्रिज में उसे रख दिया। बाद में कई दिन तक त्रिलोकपुरी और आसपास के इलाकों में शव के टुकड़ों को फेंका गया। दिल्ली एक बार फिर दहल उठी है। एक बार फिर श्रद्धा हत्याकांड की वारदात को दोहराया गया। बस राजधानी में जगह बदल गई, लेकिन वारदात जस की तस है। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर जैसी एक और वारदात को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड को एक मां बेटे ने मिलकर अंजाम दिया। मामले में क्राइम ब्रांच ने एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव को काटकर फ्रिज में रखा गया। आरोपी मां बेटे अलग अलग दिन आकर चांद सिनेमा के सामने स्थित ग्राउंड में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाते रहे।
तो इन्होंने एक ये पूरा प्लान बनाया कि इसको शराब पिलाएंगे, शराबी ये था ही, और इसको नशे की गोलियां मिला देंगे, उसके बाद इसको मार के इसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगह पे दबा देंगे या फेंक देंगे, ताकि किसी को आज तक पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन था, किसकी बॉडी थी, किसकी लाश। तो ये पूरा प्लान करके इन्होंने काम किया। पांडवनगर में रहने वाला युवक लाश को घर में रोज काट कर उसे फ्रिज में रखता, जिसके बाद रोजाना शव के टुकड़ों को पांडवनगर और ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया जाता था। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में बेटा बैग में लाश के टुकड़े ले जाता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने भी कुछ फोटो जारी किए हैं जो मृतक के बॉडी पार्ट्स हैं। इस हत्याकांड के पीछे अवैध संबंध का शक जताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी मां बेटे पूनम और दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसका नाम अंजन दास है। पूरी घटना है, पूरी तरीके से दिल दहला देने वाली घटना है, क्योंकि पूरे इलाके में जिस तरीके से आज ये पता चला, उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से दहशत का माहौल है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे, लक्ष्मी जी कब से यहाँ पर वो रहते थे अंजन दास? कब से रहते थे? उनको 5 साल हो गए, 6ठी साल लग रही है। हाँ। तो क्या था पूरा, कब पता चला आप लोगों को, किस तरीके से? क्या ये अभी लगा, हमें तो कोई ऐसा पता ही नहीं है कुछ भी, क्या ऐसे भी होगा हमें नहीं। लड़ाई झगड़ा तो सबके ही होता, किसके नहीं होता घर में। हमने कहा ऐसे मत लड़ो मेरे घर में आके आप। तो दिल्ली में टुकड़े टुकड़े कहानी को एक बार फिर से दोहराया गया सिलसिलेवार तरीके से। आइए आपको बता देते हैं कि आखिर पुलिस ने कैसे इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। 5 जून को दिल्ली पुलिस पांडव नगर में पेट्रोलिंग कर रही थी और इसी दौरान झाड़ियों में एक बैग में इंसानी शव के टुकड़े मिले। शव के टुकड़े बुरी तरीके से सड़ चुके थे और इस वजह से इनकी पहचान मुश्किल हो चुकी थी। आसपास के थानों में जाकर पता किया कि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। इस दौरान अंजन दास के 5 से 6 महीने से लापता होने की खबर मिली। पता यह चला कि वो त्रिलोकपुरी में पूनम और दीपक के साथ रहता था। पूनम और दीपक से पूछताछ करने पर दोनों ने हत्या की पूरी कहानी और वजह भी बता दी। पूनम को शक था कि बेटे दीपक की पत्नी और उसकी एक तलाकशुदा बेटी पर अंजन बुरी नजर रखता है। पूनम ने बताया कि उसके बिहार में सुखदेव तिवारी से बेहद कम उम्र में शादी हुई। वो दिल्ली पहुंचा और उसकी तलाश में पूनम भी यहां पहुंची, लेकिन सुखदेव नहीं मिला। उसके बाद वो एक कल्लू नाम के व्यक्ति के साथ रहने लगी। कल्लू से उसके 3 बच्चे हुए। लिवर फेल होने के कारण कल्लू की मौत हो गई। ये सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम, घटना के पीछे की कहानी आपके सामने है। इसके बाद पूनम लिफ्ट ऑपरेटर अंजन के साथ रहने लगी। बुरी नीयत का शक होने पर पूनम और दीपक ने मार्च अप्रैल में हत्या की साजिश रची और 30 मई को दोनों ने अंजन को शराब का सेवन करवाया, जिसमें नींद की गोलियां भी मिली थी। बेहोश होने के बाद अंजन के गले और शरीर के कई हिस्सों पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरी रात इन दोनों ने शव को वहीं छोड़ दिया। अगले दिन घर से खून के धब्बे साफ किए, फिर उसके बाद लाश के 10 टुकड़े किए, जिन्हें डीप फ्रिज में रखा गया। पूनम और दीपक रोज रात को यही टुकड़े बैग में भरकर पांडव नगर और आसपास के इलाकों में फेंकने के लिए जाते थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया। यह पूरा सिलसिला 8 से 10 दिन तक चलता रहा। हत्या के बाद जब टुकड़े फ्रिज में रखे गए, तब घर में पेंट करवाया गया ताकि बदबू को दबाया जा सके। पुलिस ने बताया कि अंजन के घर वाले बिहार में रहते हैं। अंजन का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए पुलिस टीम को वहां पर भेजा गया और उसके बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात सियासत की करेंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीडी चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी समर में सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटी हुई हैं। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। कुल 250 वार्डों में वोट डाले जाएंगे। 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अब सत्येंद्र जैन को लेकर बीजेपी ने एक और पोस्टर वॉर किया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर जंग तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर है और बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। बीजेपी ने एक बार फिर पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला। सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल के वीडियो को लेकर बीजेपी ने आपका तिहाड़ दरबार नाम से नया पोस्टर जारी किया। पोस्टर में बीजेपी ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को रखा। इससे पहले भी बीजेपी पोस्टर वॉर के जरिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साध चुकी है। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यूएस की वेब सीरीज प्रिजन ब्रेक के पोस्टर के साथ
सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाई है। साथ ही पोस्टर पर लिखा है जेल में ब्रेक। इसके साथ ही लिखा है आप सरकार के सौजन्य से तिहाड़ में आराम कायाकल्प आनंद लें। सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल से लगातार कई वीडियो सामने आ चुके हैं। जेल के पूर्व अधीक्षक से मुलाकात, जेल में मसाज और वीवीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। देखना होगा कि दिल्ली की जनता एमसीडी का ताज किसके सिर सजाती है। गुजरात के चुनाव में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और इसी अभेद्य किले को दोबारा से फतह करने के लिए बीजेपी पूरी जी जान के साथ जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज स्टार कैंपेनर के तौर पर मैदान में हैं। पीएम ने अपनी जनसभा के दौरान विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। गुजरात के समर में कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन प्रचार के आखिरी दांव में दिग्गज अपने अपने दावे से विरोधियों पर वार पलटवार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 4 जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भावनगर, कच्छ, जामनगर और राजकोट में पीएम ने हुंकार भरी और इस दौरान विपक्षियों पर जमकर बरसे। कच्छ में रैली करने पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कच्छ तक पानी नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने आगे कहा कि मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो मैंने कसम खाई थी कि कच्छ तक पानी पहुंचा कर रहूंगा। मैंने कोशिश शुरू की तो नर्मदा प्रोजेक्ट पर अड़ंगा लगा दिया। कई साल तक हमें पानी के लिए तरसाया। उन्होंने कहा कांग्रेस मतलब क्या? आगे कहा कांग्रेस का मतलब है कच्छ की दुश्मन। आ कांग्रेस एटले कोण भाई? आ कांग्रेस एटले कच्छनी गोड़ दुश्मन। पीएम मोदी ने कच्छ भूकंप की बात करते हुए कहा जब कच्छ में भूकंप आया तो लोगों ने कहा कि कच्छ अब खत्म हो चुका है, अब ये कभी नहीं उठ पाएगा। लेकिन मैंने यहीं आकर आपसे वादा किया था कि हम कच्छ को फिर से खड़ा करेंगे। आज पूरी दुनिया कच्छ को देखने आ रही है और यहाँ आकर लोग अब ये कहते हैं कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। पालीताना में पीएम मोदी ने राहुल की पदयात्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा फूट डालो और राज करो की रही है। उन्होंने गुजरात और गुजरातियों की तारीफ में कहा कि गुजरात का गांव हो या शहर, एकता का माहौल आज गुजरात की फितरत बन गया है। वहीं गुजरात चुनाव में धुआंधार प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह भी जुटे हैं। अमित शाह ने अहमदाबाद और वडोदरा में चुनाव प्रचार किया। खेरालू की जनसभा में अमित शाह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में पाकिस्तान से रोज आलिया मालिया घुस आते थे। वहीं दूसरी रैली शाह ने वडोदरा के सावली में की। सावली की रैली में अमित शाह ने कहा कि इकोनॉमी के मामले में सोनिया मनमोहन ने देश को 11वें नंबर पर रखा था, लेकिन मोदी राज में आज हमारा देश दुनिया में 5वें नंबर पर है। बीजेपी हर हाल में अपने इस अभेद्य किले को गंवाना नहीं चाहती। बीजेपी के तमाम दिग्गज मैदान में हैं। देखना होगा कि गुजरात की जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बिठाती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। वंदे भारत ने बात नवजोत सिंह सिद्धू की, जो इस वक्त जेल में बंद हैं। तो वहीं अब प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पत्र लिखा है, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म है। अटकलें लगाई जा रही है कि जेल से रिहा होने के बाद सिद्धू को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है क्या? नवजोत सिंह सिद्धू से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। जेल में सजा काट रहे सिद्धू को प्रियंका गांधी ने एक चिट्ठी लिखी। प्रियंका गांधी ने उन्हें मुश्किल समय में साथ देने और सपोर्ट करने का भरोसा दिया है। प्रियंका की लिखी चिट्ठी के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है। अटकलें तेज हैं कि जेल से बाहर आने के बाद सिद्धू को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सिद्धू को मिली 1 साल की सजा अगले साल मई में पूरी हो जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू के जेल से बाहर आते ही वो राज्य कांग्रेस में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। रोड रेज केस में सिद्धू जेल में सजा काट रहे हैं। बीते 6 महीने से वो जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा सुनाई है। और आइए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर क्यों जेल में है सिद्धू। सिद्धू को 1988 के एक रोड रेज मामले में सजा सुनाई गई है और 27 दिसंबर 1988 को सिद्धू और उनके सहयोगी यानी कि रुपिंदर सिंह
के बीच में एक जिप्सी में थे और उसी समय गुरनाम सिंह और 2 अन्य लोग पैसे निकालने के लिए बैंक जा रहे थे। जब वो चौराहे पर पहुंचे तो मारुति कार चला रहे गुरनाम सिंह ने जिप्सी को सड़क के बीच में पाया और उसमें सवार सिद्धू और संधू को इसे हटाने के लिए कहा। इससे दोनों पक्षों में बहस हुई, बात हाथापाई तक जा पहुंची थी। गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी मौत हो गई। निचली अदालत ने सितंबर 1999 में नवजोत सिंह सिद्धू को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था। हालांकि दिसंबर 2006 में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत का फैसला पलटा, सिद्धू और संधू को दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय ने दोनों को 3-3 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। फिर उसके बाद साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को दोषी ठहराया। कोर्ट ने मई 2018 में सिद्धू को गुरनाम सिंह को जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध का दोषी पाया, लेकिन 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। इसके बाद एक लंबी लड़ाई चली। मृतक के परिवार ने इसे लेकर रिव्यू पिटीशन दायर की और कोर्ट ने जुर्माने के अलावा 1 साल की सजा का ऐलान किया था सिद्धू के लिए। इधर कांग्रेस की यात्रा की हम बात करेंगे क्योंकि वो है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में नारे मोदी के लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उस वक्त हंगामा हुआ जब कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे, जिसे सुनने के बाद राहुल गांधी खुद सत्ते में आ गए। मोदी 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 मोदी। ये तस्वीरें राहुल के भारत जोड़ो यात्रा की है। यात्रा कांग्रेस की, लेकिन नारे मोदी के लग रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के इंदौर में जैसे ही पहुंची, जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। मोदी मोदी का नारा सुनकर राहुल गांधी वहीं रुक गए। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी के नारे लगाने वालों को बुलाया भी, लेकिन वो भाग खड़े हुए। मध्य प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का आज छठा दिन है। ये यात्रा 23 नवंबर को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में दाखिल हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश आते ही कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उस समय विवाद हो गया जब पाकिस्तान प्रेमियों ने देश विरोधी नारा लगा दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में मोदी मोदी का नारा लगाना इसी का जवाब माना जा रहा है। तो मध्य प्रदेश पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में विवाद के मायने कई बार सामने आ रहे हैं। अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो कांग्रेस प्रदेश सचिव को धक्के मारकर कुछ इस तरीके से बाहर निकालते नजर आए हैं। बड़ी बात यह है कि जिस कांग्रेसी को दिग्विजय सिंह धक्के मारकर बाहर कर रहे हैं, यात्रा में उसी का पैसा लगा है। मध्य प्रदेश पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से एक और विवाद जुड़ गया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस प्रदेश सचिव शक्ति सिंह गोयल को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। राहुल गांधी की यात्रा इंदौर के राऊ पहुंची थी। टी ब्रेक के दौरान अचानक दिग्विजय सिंह शक्ति सिंह पर भड़क गए और फटकार लगाते हुए धक्के मारते हुए बाहर तक ले गए। शक्ति सिंह के साथ इस तरह के व्यवहार से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इस घटना की चर्चा पूरे प्रदेश में है। दबी जुबान में कांग्रेसी इसे समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का भी अपमान बता रहे हैं। इंदौर पहुंची यात्रा में शक्ति सिंह ने लाखों रुपए खर्च किए हैं। बावजूद इसके उनको इस तरह दिग्विजय सिंह का धक्के मारकर बाहर निकालना चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि शक्ति सिंह को दिग्विजय सिंह और उनके बेटे राज्यवर्धन सिंह का कट्टर समर्थक माना जाता है। देश के 9 राज्यों में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, लेकिन इसके बाद भी धर्मांतरण पर लगाम नहीं लग रही है। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाली गैंग की नजर अब मध्य प्रदेश के गरीब आदिवासियों पर पड़ चुकी है। मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से चल रहे धर्मांतरण के इस खेल के खिलाफ अब हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल दिया है।
जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ मध्य प्रदेश में कानून है, फिर भी धर्म परिवर्तन के मामले कम नहीं हो रहे। भोपाल के शिवनगर में धर्मांतरण का एक ताजा मामला सामने आया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया और पादरी को जिम्मेदार बताते हुए गिरफ्तारी की मांग की। चाहे जबलपुर की बात हो, बैतूल की बात हो, दमोह की बात हो, रायसेन की बात हो या मालवा के कुछ इलाकों की बात हो, यहाँ पर धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि अब ये धर्म परिवर्तन का सिलसिला राजधानी भोपाल भी पहुँच गया है। ऐसे में बीजेपी की सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। चाहे बात गृह मंत्री की हो या मुख्यमंत्री की हो, तमाम सवालों के घेरे में है। आरोप है कि गरीब आदिवासियों को बहला फुसलाकर पादरी धर्मांतरण करा रहे हैं। इसके पहले रायसेन जिले के गौहरगंज में भी 3 अनाथ हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाने का मामला सामने आया था। भोपाल के बैरागढ़ के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल में हिंदू युवक युवतियों को लालच देकर धर्मांतरण का खुलासा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने स्कूल संचालक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। जबलपुर के अंदर जो बिशप जिनको पकड़ा गया, दमोह के अंदर भी कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, बैतूल के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं करने का लोगों ने प्रयास किया। ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर अब नहीं बचेंगे। कोई भी धर्मांतरण की अगर इस प्रकार की गतिविधि चलाने का कोई प्रयास करेगा तो उनको जेल के सींचों में जाना पड़ेगा। भोपाल के अंदर घटना हुई है, उस घटना पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार हमारी करेगी। बीजेपी धर्मांतरण कराने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। बावजूद इसके बैतूल, झाबुआ और दमोह में धर्मांतरण का खेल खुलेआम चल रहा है। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में काफी बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। इनमें आगर, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, गुना और सीहोर जिलों के कुछ हिस्से शामिल हैं और धर्मांतरण का रैकेट चलाने वालों की नजर इन्हीं पर है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को अब स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, यानी कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सिर्फ कक्षा 9 और 10 के पात्र छात्रों को ही मिलेगी, जिसको लेकर यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि सरकार का आदेश सिर्फ मदरसे के बच्चों के लिए नहीं है। केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर जो क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप को खत्म किया है, न कि केवल मदरसे के। तो देश में जो भी माइनॉरिटी संस्थाएं हैं, जो भी माइनॉरिटी बच्चे हैं, उनमें जो स्कॉलरशिप जा रही थी क्लास 1 से लेकर 8 तक, उसको खत्म किया गया है। 9वीं और 10वीं के बच्चों को पहले की तरह मिलता रहेगा। दर्जा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत उनको पहले से निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में जो है स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। इसका सवाल किसी तरह से मदरसे से नहीं है। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मदरसों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप को खत्म करने का ऐलान किया, जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स भी दे देते हैं। यानी कि फैसला यह है कि मदरसों में स्कॉलरशिप बंद है। 1 से 8 तक की कक्षा वाले छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, यह फैसला लिया गया है। 1 से 5 तक के छात्रों को 1000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी। 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स को कोर्स के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाती थी। पिछले साल 5 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप बांटी गई और 16,558 मदरसों के बच्चों को ये स्कॉलरशिप सुविधा दी गई। 9वीं और 10वीं की स्कॉलरशिप हालांकि जारी रहेगी इस फैसले में बदलाव के साथ ही, यानी कि देश में 8वीं तक मुफ्त शिक्षा, जो कि संवैधानिक अधिकार के दायरे में आता है, मदरसों में भी 8वीं तक शिक्षा मुफ्त दी जाती है। मिड डे मील और किताबें समेत कई सुविधाएं निःशुल्क हैं। प्राइमरी में स्कॉलरशिप पहले से बंद है, जबकि मदरसे में 8वीं तक के छात्रों को स्कॉलरशिप मिल रही थी। राइट टू एजुकेशन के मुताबिक देश में अलग अलग शिक्षा व्यवस्था के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं लागू की जा सकती हैं। अगर होंगी तो फिर वो टकराव और तनाव की स्थिति पैदा करेगी और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। अगली खबर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को लेकर, जिन्होंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है और इसके साथ ही खिंबर में अपने निजी आवास में वो शिफ्ट हो गई हैं। सरकार ने महबूबा मुफ्ती को गुपकार रोड पर मौजूद सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा था। इसके लिए उन्हें वैकल्पिक आवास प्रदान करने की पेशकश भी की गई थी। संपदा विभाग ने इसको लेकर 15 अक्टूबर को पीडीपी अध्यक्ष को नोटिस भेजा था। जिस बंगले को महबूबा मुफ्ती ने खाली किया उसे फेयर व्यू गेस्ट हाउस कहा जाता है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं।
पहली तस्वीर में महबूबा मुफ्ती जब अपना बंगला खाली करके गई, सरकारी आवास जिसमें वो रह रही थी, और दूसरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है महबूबा मुफ्ती का ये वो निजी आवास जिसमें अब वो शिफ्ट हो चुकी हैं। और अगली खबर सोमालिया से है, जहां पर शनिवार को सेना ने एयर स्ट्राइक कर 100 आतंकियों को मार गिराया, जिसके बाद बौखलाए आतंकियों ने एक होटल पर हमला कर दिया। इसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में रविवार की शाम एक होटल में आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में सोमालिया के आंतरिक सुरक्षा मंत्री मोहम्मद अहमद घायल हो गए, जबकि पर्यावरण मंत्री हिरसी बाल बाल बच गए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल शबाब ने ली है। आतंकियों ने जिस होटल को अपना निशाना बनाया वो राष्ट्रपति भवन के पास मौजूद है। जानकारी के मुताबिक सोमालिया की सेना ने आतंकी संगठन अल शबाब के ठिकानों पर शनिवार को एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें करीब 100 आतंकी मारे गए थे। कहा जा रहा है कि आतंकियों ने एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए होटल पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक जिस होटल पर हमला हुआ है उसमें ज्यादातर मंत्री और सरकारी अधिकारी ठहरते हैं। अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने आतंकी होटल में घुसे हैं, लेकिन जिस तरह की विस्फोट और फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, उससे कई आतंकियों के अंदर होने की आशंका है। पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को होटल से बाहर निकाल लिया है, लेकिन अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस के साथ सोमालिया के स्पेशल एजेंसियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तो 4 लोगों की मौत हुई है। आतंकी संगठन अल शबाब सोमालिया में लगातार हमले कर रहा है और इस साल इस हमले में सैकड़ों लोगों की मौत भी हो चुकी है। यानी कि इस साल अल शबाब के जो हमले सामने आए कौन कौन से हैं? 29 अक्टूबर को एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाहर धमाका होता है। अल शबाब ने इस हमले को अंजाम दिया। धमाके में 100 लोगों की मौत हुई और इसके साथ 300 लोग इस हमले में आतंकी हमले में घायल हुए थे। फिर 24 अक्टूबर को किस्मायो शहर के होटल पर अटैक किया जाता है। यहां पर भी तबाही की कोशिश, 9 लोगों की इसमें मौत हुई, 47 लोग इस हमले में भी घायल हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी अल शबाब पर गई। 21 अगस्त को मोगादिशु यानी कि राजधानी में होटल में फायरिंग की गई। इस फायरिंग की घटना में 20 लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही अलग अलग तारीखों पर अल शबाब इस तरीके की स्ट्राइक करता रहा है, हमले करता रहा है। अल शबाब के बड़े आतंकी हमले, उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। साल 2017 में मोगादिशु में ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था और इसके साथ 275 लोगों की मौत इस ब्लास्ट में हुई थी। अल शबाब ने इस घटना को अंजाम दिया। साल 2016 में कीनिया के सैन्य शिविर को निशाना बनाया, वहां पर हमला किया गया था जिसमें 180 सैनिकों की मौत हो गई थी। अल शबाब की तरफ से इस एक और बड़े हमले को अंजाम दिया गया। साल 2015 में कीनिया की यूनिवर्सिटी पर अटैक किया गया। 148 स्टूडेंट्स की मौत इस हमले में हुई थी, जहां पर स्टूडेंट्स को, छात्रों को निशाना बनाया गया। अगली खबर है अमेरिका को लेके। अमेरिका के मॉन्टगोमरी काउंटी में एक विमान बिजली के तारों में उलझ गया, जिससे 90,000 घरों की बिजली गुल हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों में आपको ये विमान वायरिंग में उलझा हुआ नजर आ रहा है। इसका सीधे सीधे असर ये हुआ कि 1000 घर इससे ज्यादा प्रभावित हुए, उनकी बिजली गुल हो गई। हालांकि ये हादसा क्यों हुआ ये अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। के सामने है ये विमान जो कि इन तारों में टकरा गया। किस तरीके से ऊपर ये विमान आपको फंसा हुआ नजर आ रहा है, ये कैसे हुआ इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसका असर ये जरूर हुआ कि विमान के टकराने के बाद ऐसे कई घर थे, 90,000 घर बताए जा रहे हैं जिनके घर की बिजली प्रभावित हुई, यानी कि पावर सप्लाई इसके बाद ठप हो गई। अमेरिका के मैरीलैंड के गैथर्सबर्ग शहर में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक प्लेन बिजली के टावर से टकरा गया, उसके बाद तारों में फंस गया। हादसे के दौरान प्लेन में 2 लोग सवार थे जो घायल हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि प्लेन बिजली के तारों में अटका हुआ है।
हादसा रविवार शाम करीब 5:40 पर हुआ। बताया जा रहा है कि सिंगल इंजन प्लेन ने न्यूयॉर्क के व्हाइट प्लेन्स इलाके से उड़ान भरी थी, जो मॉन्टगोमरी काउंटी एयरपोर्ट में बिजली के टावर से टकरा गया और जमीन से 100 फीट ऊपर तारों में फंस गया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने बयान में कहा कि सिंगल इंजन मूनी M20J बिजली के टावर से कैसे टकराया, इसकी वजह फिलहाल साफ नहीं है, जिसकी जांच की जा रही है। प्लेन के बिजली के तार से टकराने के बाद मॉन्टगोमरी काउंटी में पावर सप्लाई बाधित हो गई, जिससे करीब 90,000 घरों में बिजली गुल हो गई।